नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और वक्त है हमारे खास शो का। 3 बजे 3 एंकर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। श्वेता हमारे साथ घर से मौजूद हैं और नेहा भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। नेहा, आज तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उससे 3 मई को लेकर अब आगे क्या संदेश निकलेगा। साथ ही हम आपको कोरोना से जुड़े ताजा तस्वीरें दिखाएंगे और आंकड़े भी दिखाएंगे। हफ्ते के पहले दिन में हम सभी आपके साथ हैं और मोदी और मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में कई बातों का इशारा भी हुआ है। कैसे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जान है तो जहान है, लॉकडाउन भी है और आर्थिक हालात पर किस तरह से सरकार की नजर बनी हुई है। सरकार इस मूड में है कि सुधरते हालात वाले राज्यों को छूट मिले, लेकिन बिगड़ते हालात वालों पर सख्ती जारी रहेगी। श्वेता। बिल्कुल नेहा, तो सरकार इस मूड में है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की जो ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, उससे क्या कुछ निकल कर आता है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही और बताएंगे ही। साथ ही मंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे कि क्या कुछ होगा आगे, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे हैं 3 मई के बाद क्या होगा। लेकिन दिल्ली और नोएडा के बाद हरियाणा क्यों परेशान है ये भी जरा देख लेते हैं और आपको बता दें दर्शकों को, आज हम स्पेशली प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बताएंगे। बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो आज की बैठक में कई अहम बातें निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि जो राज्य ज्यादा प्रभावित नहीं है वहां पर जिला स्तर पर रियायत देने का फैसला किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से लॉकडाउन खोलने के लिए नीतियां तैयार करें। यानी नेहा, राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से प्लान तैयार करें। बिल्कुल, और ये जोन्स तैयार करना बेहद अहम होगा। कहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है उसके हिसाब से रेड जोन तय की जाए, उसके बाद ऑरेंज जोन और उसके बाद ग्रीन जोन जहां पर कोई भी संक्रमण नहीं है। तो जो राज्य कोरोना से ज्यादा प्रभावित है वहां फिलहाल लॉकडाउन जस का तस जारी रहेगा। लेकिन पीएम ने कहा है कि उनका अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में है और इसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। श्वेता। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ एक बार फिर से दोहराया नेहा, क्योंकि कल मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 2 गज दूरी की बात की थी और एक बार फिर कहा कि भले ही स्थिति कई इलाकों में, कई राज्यों में सामान हो जाए, लेकिन 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग हमें पालन करना है। इसका हमें बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। तो 2 गज दूरी के मंत्र का पालन करना कैसे जरूरी है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया था मन की बात में। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अभी तक हमने संयम का पालन किया है लॉकडाउन में, आगे भी वैसे ही करने की जरूरत है। कहीं भी अगर आप जाएं, चाहे राशन ही लेने क्यों ना जाएं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। मार्च में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग हिस्सों में देश के कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई गई, वहां पर संक्रमण बढ़ा, मामले और ज्यादा बढ़ गए। इस पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की। दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने लॉकडाउन से निकलने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्य, पूर्वी राज्य ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को अभी बढ़ाया जाए। अब देश के जो राज्यों के बाकी मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यवार स्थिति से क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। तो सुबह 10 बजे इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन इशारा इसी ओर है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों को अभी राहत मिलना मुश्किल है। इस बात का इशारा पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कर चुके हैं। दरअसल सरकारों के सामने दो तरफा मुश्किल है। लॉकडाउन न हटाएं तो भी हालात गंभीर हो जाएंगे, और हटाया तो श्वेता ऐसे मामले में कोरोना का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। 3 मई के बाद किस तरफ जाएगा कोरोना संग्राम? हटेगा लॉकडाउन या जारी रहेगी तालाबंदी? मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का मंथन। कोरोना से संग्राम और लॉकडाउन के दौर में पीएम मोदी आज चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्री से रूबरू हुए। अपनी अपनी राजधानियों में बैठे कई राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से मुखातिब हुए। इस दौरान कोरोना से देश भर में जंग के ताजा हालात पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझावों के साथ जरूरतें प्रधानमंत्री से साझा की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में
पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को जो संदेश दिया है वो ये है। हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। हजारों जिंदगियां बचाने में ये प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा और हमें उसका लाभ मिला है। हालात संभलने के लिए एक्सपर्ट से लगातार सुझाव लिया जा रहा है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन खोलने के लिए राज्य नीतियां तैयार करें। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोटा से छात्रों की वापसी का मुद्दा भी उठाया और इस पर एक नीति बनाने का सुझाव दिया। वहीं पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। शाह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की पीठ थपथपाई और आगे की रणनीति का भी मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य इस लड़ाई में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के हालात की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है। जहां लॉकडाउन भंग की घटनाएं हो रही हैं, तुरंत उसे रोकने का प्रयास किया जाए। पीएम के जान भी जहान भी वाले मार्गदर्शन पर सभी राज्य आगे बढ़े। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है, हमें धैर्य पूर्वक लड़ना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय रोकी नहीं जा सकती। यानी कि 3 मई के बाद कुछ और रियायतों की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े और रोजाना बढ़ने वाले संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद बेमानी होगी। बीते रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में इसके साफ संकेत भी दिए हैं। हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम कतई अति आत्मविश्वास में न फंस जाएं। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अलग अलग राज्यों में सरकार चला रहे कई मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि वायरस के साथ जारी ये भीषण जंग लॉकडाउन के हथियार के बिना जीत पाना मुश्किल है। पीएम के साथ बैठक में शामिल होने से पहले कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने या हल्की रियायत के साथ पाबंदियां जारी रखने का इरादा जता चुके हैं। लॉकडाउन की चलते और कोरोना की कोहराम की चलते हिंदुस्तान में आर्थिक हालात, वित्तीय हालात जर्जर पहले तो था ही, उससे भी और बदतर हो गए हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब था, अब एकदम जर्जर हो चुके हैं, लोगों को जीना मुश्किल हो गए हैं। तो आर्थिक मतलब एक्टिविटी अगर ना बढ़े तो इससे निपटना बड़ा मुश्किल होगी। आज से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार और बैठक कर चुके हैं। 20 मार्च को पहली बैठक के नतीजे के तौर पर पहली बार लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। 2 अप्रैल को हुई दूसरी बैठक में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत मिले और 11 अप्रैल को हुई तीसरी बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी। आज चौथी बार बैठक के बाद केंद्र सरकार कौन सा बड़ा फैसला करने वाली है, इसका पूरे देश को इंतजार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए नेहा और श्वेता, सबके जहन में सवाल इस वक्त ये है कि लॉकडाउन का आखिरी हफ्ता है, तो 3 मई के बाद क्या होने वाला है। और नेहा, ऐसे में निगाहें देश की राजधानी दिल्ली पर भी हैं। बिल्कुल, और आज तक से बातचीत में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 मई को ही फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या होगा। श्वेता, उन्होंने साफ कर दिया कि आगे आने वाले वक्त में ही अरविंद केजरीवाल तय ये करेंगे कि क्या वाकई लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रहने वाला है या फिर आंशिक लॉकडाउन रहेगा इसके बाद। श्वेता।
बिल्कुल नेहा, 3 मई के बाद सब फैसला होगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के कई हॉटस्पॉट्स जो हैं वो खुल जाएंगे। और साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि दिल्ली के हालात बहुत चिंताजनक नहीं है, ये एक राहत की और अच्छी खबर। 3 मई के बाद राजधानी दिल्ली में तस्वीर कैसी होगी और इसकी जानकारी देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री थी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत भी हुई होगी प्रधानमंत्री के साथ। अभी तक दिल्ली को लेकर के जो तस्वीर है वो कहाँ दिखाई पड़ती है? अभी दिल्ली को लेकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो 3 मई के बाद, मतलब 3 मई करीब आने पे ही तय होगा और 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद सारे स्थितियों का आकलन करते रह के तय कर पाएंगे। आज 3 मई के बारे में कुछ कहना है, 3 मई के बारे में बात कुछ कहना कि कितना लॉकडाउन खुल जाएगा मुश्किल है। अभी तक जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें एसेंशियल सप्लाई और उसके अलावा जो लोकल मार्केट है, लोकल दुकानें हैं, मार्केट नहीं, स्टैंड अलोन दुकानें, मतलब मार्केट में अगर एक साथ 50 दुकानें होती हैं उसको मार्केट कहते हैं, वो भी नहीं खुल रहा है। स्टैंड अलोन दुकानें, कहीं स्टेशनरी की है, कहीं कुछ और छोटी मोटी दुकानें आसपास में, ताकि लोग और एसेंशियल के अलावा और भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ले सकें, वो परमिट की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से कोई मांग प्रधानमंत्री को दी है जहां तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात है? क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों ने गुजारिश की है कि अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, अभी से इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई मांग दी है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अभी इस स्थिति में नहीं कि 3 तारीख के बारे में अभी से कुछ निर्णय ले सके। 1-2 तारीख को या अधिकतर 3 तारीख को ही सब इस बारे में निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना। सरकार के वित्तीय हालात और देश के लोगों के वित्तीय हालात एक जैसे ही हैं। सब काम धंधे बंद हैं तो लोगों के पास टैक्स भी आना, सरकार के पास टैक्स भी नहीं आ रहा है और सरकार से अपेक्षाएं भी हैं और खर्चे भी कोविड की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। हालात सारे राज्यों के वही हैं। इस वक्त ना मार्केट में सेल है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद है, लिकर का सेल बंद है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के खास तौर से केवल सेल होने से पैसा आता था। दुकानें बंद हैं तो जाहिर रेवेन्यू, दुकानें बंद हैं तो रेवेन्यू। केंद्र सरकार से किस तरह से मदद मिल रही है? नहीं, केंद्र सरकार से जो आर्थिक अलग से कोई पैकेज था वो तो नहीं मिला है, जो इन्होंने बाकी राज्यों को दिया था वो भी नहीं मिला है। बाकी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उससे हम लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं और कोविड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड सारे प्रोग्राम कर। कुल मिलाकर के हालात सरकार के लिए भी चिंताजनक हैं। ये उम्मीद की जाए कि ये जल्दी बीमारी दूर हो ताकि स्थिति सामान्य हो। फिलहाल दिल्ली में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी दिल्ली पर आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद और नोएडा के जिला अधिकारियों ने पहले आरोप लगाए थे, लेकिन अब हरियाणा भी ये कह रहा है कि दिल्ली से सीमाओं को सील करना पड़ेगा। यही आरोप लगाते हुए अब हरियाणा बॉर्डर को सील करने का फैसला किया गया। यहां तक कि हरियाणा से दिल्ली जाने वाली सब्जियों पर भी हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। और ऐसे में श्वेता, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जैसी परेशानियां गाजियाबाद और दिल्ली में रहने वाले लोगों को नोएडा आते वक्त या फिर दूसरे राज्यों तक जाने में हो रही थी, वो अब हरियाणा से भी होने वाली। बिल्कुल, हरियाणा सरकार जो है इस बात को दिल्ली पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज। दिल्ली से हरियाणा में फैल रहा है कोरोना। यूपी की तरह हरियाणा भी करेगा दिल्ली बॉर्डर सील। ये पिछले हफ्ते की ही बात है। दिल्ली पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए यूपी के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारियों ने दिल्ली से सटे अपने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे। दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद आवाजाही को बेहद सीमित कर दिया गया। अब उसी राह पर हरियाणा भी चल पड़ा है। मैं इस वक्त हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूं। बदरपुर बॉर्डर को आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पुलिस ने यहां पर सील किया हुआ है और हर एक व्यक्ति की छानबीन की जा रही है। हरियाणा का आरोप है कि उसके यहाँ दिल्ली से कोरोना पहुंच रहा है और अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में हैं, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है।
अनिल विज का आरोप है कि हरियाणा में रहकर दिल्ली में नौकरी करने वाले कोरोना करियर बने हुए हैं। उनके मुताबिक सोनीपत में 9 केस ऐसे मिले जिनका कनेक्शन दिल्ली से था। हरियाणा में कोरोना के अब तक 289 केस सामने आए हैं, जिनमें 176 ठीक हो चुके हैं। 3 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 3000 के करीब पहुंच गई है। अब तक दिल्ली में 54 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। तो अब हरियाणा के साथ लगने वाले बॉर्डर पर भी जो टकराव की स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और यहाँ इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए क्योंकि शुक्रिया अदा करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो इसमें दिखाई देता है। बिल्कुल, और पुलिस ने गाड़ियों के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा की और इस परिक्रमा में पुलिस के आला अफसर भी शामिल रहे। श्वेता, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से एक नायाब तरीका निकाला गया यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए। श्वेता। बिल्कुल, और बुलेट पर सवाल पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा ये करते यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि बेहद खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ बता दें कि पीछे जो गाड़ियों की कतार है, और बाद में आपको बता दें बंगला साहिब गुरुद्वारे में कोरोना वॉरियर्स को भी अंग वस्त्र भी भेंट किया गया। जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, पुलिसकर्मी हों, तो शुक्रिया अदा करने का एक तरीका ये भी। और ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस की समाज में इस वक्त ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और जो माहौल इस वक्त है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए ऐसी तस्वीरें एक प्रेरणा ज़रूर देती हैं। बिल्कुल, और काफी पॉजिटिव है मीनाक्षी। इस समय खास करके पूरे देश को काफी पॉजिटिव बने रहने की, काफी सकारात्मक बने रहने की जरूरत है। और ऐसे में कहते हैं ना कि तमाम आप कोशिशें कर रहे हैं अपनी जगह पे, सब कुछ सही है, लेकिन ऊपर एक ओंकार है, एक ईश्वर है, जो कह ले कि एक ऐसी परम शक्ति है कि उसका अगर आप ध्यान भी कर लें तो ऐसी शक्ति आपको, ऐसी ताकत आपको मिलती है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ, जितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप उसको पार पा लेंगे। और अब खबर कनिका कपूर से जुड़ी हुई। जी हां, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि कोरोना से वो जंग तो जीत गई है, लेकिन कानूनी मुश्किल उनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस ने आज ही उन्हें नोटिस थमा दिया है और अब 30 तारीख को उनका बयान दर्ज किया जाएगा। नेहा। बिल्कुल, और 30 तारीख को बयान आएगा, लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसमें कनिका कपूर को नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने रिसीव कर लिया, लेकिन इस वीडियो में कनिका नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक कनिका जांच में सहयोग कर रही है। मीनाक्षी। कनिका के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने समेत कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। लंदन से आने के बाद खुद को क्वारंटीन न करने और मुंबई में एक पार्टी में शामिल होने का भी आरोप है। ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। जब नोटिस घर पहुंचा तो कनिका हालांकि वीडियो में नहीं दिख रही है, लेकिन उनकी आवाज सुनाई दे रही है। अभी ले लीजिए, कोई बात नहीं। अभी 30 तारीख ही पड़ेगा मुझे। 30 तारीख, ये 30 क्योंकि हमने सलाह ले ली है सर। ठीक है, आप अपना सलाह ले लीजिए, तो कोई बात नहीं है जी। हमें आप जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दे दीजिएगा बयान। आप अगर चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से हमें सब लीगल नोटिस जो है वो नोटिस सर्व करने के बाद ही हम इनकी फॉर्मेलिटी है कि पहले नोटिस सर्व करेंगे, फिर स्टेटमेंट लेंगे। आपको टाइम देंगे ऑफिशियल। आपको इस पे रिसीव करना मतलब ये 30 तारीख को 11 बजे है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बता दीजिए कितने बजे आएंगे, तैयार रहेंगे आप। तो आज आप सिर्फ नोटिस देने आए हैं? बिल्कुल, ऐसे ही भिजवा देते हैं, यहाँ पर बेकार में नाटक होता है। फिर आप इस वक्त लखनऊ के महानगर में कनिका कपूर के अपार्टमेंट के ठीक बाहर खड़े हुए हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले लखनऊ पुलिस ने बाकायदा उनको एक नोटिस सर्व किया है, जिसमें 30 तारीख को 11 बजे सरोजनी नगर थाने में आकर के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने की बात कही है।
इस नोटिस में इस पूरे मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आईपीसी सेक्शन 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसलिए उनसे पूछताछ की जानी है। हालांकि ये साफ हो चुका है कि उनके संपर्क में आने वाला कोई भी इंसान कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और कनिका कपूर खुद भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। लेकिन पुलिस चाहती है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, पूछताछ की जाए। कनिका कपूर ने जिस वक्त उनको नोटिस सर्व की, उस वक्त ये भी कहा कि वो खुद भी अभी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उनको थाने बुलाया गया है और उस वहां मौजूद रहकर वो अपना पक्ष रखेंगी। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस की जांच चल रही है और पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि पुलिस का रुख कैसा है। लेकिन कनिका कपूर अपने परिवार के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर के यहाँ रह रही हैं और वो इस पूरे मामले में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो कनिका कपूर के घर पहुंच चुका है नोटिस, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के मेयर नवीन जैन कह रहे हैं आगरा को बचा लो। और नेहा, ऐसा क्यों है, बताइए। बिल्कुल, नवीन जैन को दरअसल चिंता ये सता रही कि जिस तरह से आगरा में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अगर सही समय पर और सही तरीके से रोकथाम नहीं की गई तो आगरा में जल्द और ज्यादा मामले बढ़ सकते हैं। बाकायदा खत लिखकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बदहाली की तस्वीर दिखाई है। श्वेता। बिल्कुल नेहा, और आगरा में वाकई उत्तर प्रदेश की जब भी हम खबर पढ़ रहे हैं, आगरा में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो खत लिखा गया है उसमें थोड़ी बहुत भी जो कोर कसर बाकी थी वो एक वायरल वीडियो ने पूरी कर दी है। और इस वीडियो को देखेंगे तो वाकई ये दिल दहलाने वाला वीडियो है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह वायरल वीडियो आगरा के एक क्वारंटीन सेंटर का है। देखिए किस तरह लोहे के गेट के उस पार क्वारंटीन किए गए लोग खाने पीने के सामान के लिए मारामारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गेट पर खाने का सामान रख दिया गया है और बंद की गई जालियों से हाथ निकालकर लोग किसी तरह उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। आगरा में यह क्वारंटीन सेंटर नेशनल हाईवे पर एक कॉलेज के हॉस्टल में बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है क्वारंटीन सेंटर की देखभाल करने वाले लोग खुद कोरोना से इतने डरे हुए हैं और इन लोगों तक खाना पहुंचाने से बच रहे हैं। तभी तो बंद गेट पर इस तरह जानवरों की तरह खाना फेंक दिया गया। बहरहाल वीडियो वायरल हुआ तो जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था चाक चौबंद की और बाद में प्रशासन की तरफ से ये तस्वीर भी भेजी। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश दिया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी, किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगरा की ये तस्वीर ठीक उसी दिन सामने आई है जिस दिन शहर के मेयर की चिट्ठी चर्चा में आई। इस चिट्ठी में आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से आगरा को बचाने की गुहार लगाई है। आगरा के मेयर ने पत्र में लिखा है, मेरे आगरा को बचा लीजिए, बचा लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के अभाव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आशंका जताई है कि आगरा चीन का वुहान बन सकता है। मेयर का आरोप है कि आगरा की स्थिति विस्फोटक है। कोरोना के अलावा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। अधिकारी घरों के बाहर नहीं निकल रहे, वो सिर्फ फोटोग्राफी कराने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं। आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है। ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। आगरा के मेयर की चिट्ठी को मुद्दा बनाकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटीन सेंटर की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। जागो सरकार, जागो। गौरतलब है कि आगरा शहर कोरोना मामले में यूपी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 9 मामले सामने आए। यहाँ कोरोना केस की कुल संख्या 381 तक पहुँच गई है। आगरा में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 है। इस वजह से आगरा में हॉटस्पॉट को 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर कर दिया गया है। आगरा में कोरोना के इन बढ़ते मामलों की वजह से ही
ताजनगरी के मेयर को यूपी सरकार से गुहार लगानी पड़ी कि मेरे आगरा को बचा लो। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। अगली खबर भी यूपी से, क्योंकि दिल्ली में अच्छे नतीजे दिखाने वाली प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल लखनऊ में किया गया तो 12 घंटे में असर वहां भी दिखाए नेहा। और बिल्कुल लखनऊ में केजीएमयू में भर्ती 58 साल के मरीज की हालत गंभीर है। कल शाम उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई और अब संकेत अच्छे आ रहे हैं इस थेरेपी के। श्वेता। बिल्कुल नेहा, और ये काफी अच्छी बात है कि ज्यादा उम्र के होने के बावजूद, क्योंकि जो ज्यादा उम्र के हैं अक्सर हम देख रहे हैं कि वहीं पर खतरा भी ज्यादा रहता है, लेकिन केजीएमयू में जो हुआ है वहां पर 2 डॉक्टर्स ने ही प्लाज्मा दिया है और जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो काफी सकारात्मक। जो पेशेंट है उसकी सेहत काफी अच्छी सुधरती हुई दिख रही है। दिल्ली के बाद लखनऊ में प्लाज्मा थेरेपी का कमाल। 12 घंटे में प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर मरीज में सुधार। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो मरीज है जो कोरोना को मात दे चुके हैं और अब तक अपने खून से दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। कोरोना को हराने वाले 2 मरीज प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि बाकी गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके। कमाल की बात यह है कि प्लाज्मा डोनेट करने वाले दोनों मरीज पेशे से डॉक्टर हैं। इनमें से एक केजीएमयू के ही रेजिडेंट डॉक्टर तौफीक खान है। 21 दिन क्वारंटाइन होने के बाद तौफीक प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करने वाले दूसरे डॉक्टर लखीमपुर खीरी के उमाशंकर पांडे हैं। इनके प्लाज्मा का इस्तेमाल अब कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज में किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज के आइसोलेशन में था। मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज़ के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे केजीएमयू में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। दरअसल लखनऊ के केजीएमयू में कल शाम ही पहली प्लाज्मा थेरेपी को अंजाम दिया गया, जिसके सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। आईसीयू में भर्ती एक 58 साल के मरीज को कल शाम प्लाज्मा दिया गया। 12 घंटे के भीतर ही इस थेरेपी ने असर दिखाया और मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। आज शाम प्लाज्मा का एक और डोज मरीज को दिया जा सकता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां पर हम लोगों ने कोविड-19 के एक मरीज को सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी की पहली डोज कल दे दी गई है। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी और 3 ऐसे मरीज जिनका कि विश्वविद्यालय के अस्पताल में ही सफलतापूर्वक इलाज किया गया था, उनसे प्लाज्मा प्राप्त करके यहाँ रख लिया गया था। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून के प्लाज्मा लिए जाते हैं, फिर उसे संक्रमित मरीजों को चढ़ाया जाता है। ये प्लाज्मा शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं, जिससे वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। जल्द ही लखनऊ स्थित पीजीआई अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होने वाला है। इसके लिए प्लाज्मा डोनर भी तलाशे जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे सकारात्मक रहे। गुजरात, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्य प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग शुरू कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। चलिए, प्लाज्मा थेरेपी तो इलाज की दिशा में कदम है, लेकिन नया यहाँ बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन जो कि आपके लिए बचाव है, जब लोग उसका पालन नहीं कर रहे तो किस तरह के अलग अलग किस्म के तरीके पुलिस को लोगों को सबक सिखाने के लिए अपनाने पड़ रहे हैं। अलग अलग हथकंडे यहाँ पर पुलिस अपना रही है। कहीं पर उठक बैठक कराई जा रही है, कहीं पर सजा के नायाब तरीके निकाले जा रहे हैं। सड़क पर हाथ पैर जोड़ने के बावजूद पुलिस बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरत रही। श्वेता, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और अपनी रिपोर्ट में हम ये भी दिखाएंगे कि लॉकडाउन में देखिए किस तरह से लोग फेरे भी ले रहे हैं, यानी कि शादी भी कर रहे हैं। कई जगह जोड़े जो हैं वो मास्क पहने नजर आएंगे आपको। कहीं पर दूल्हे को दहेज में सैनिटाइजर और मास्क मिल रहा है।
कोई थर थर कांपता नजर आया, तो कोई बिजली के खंभे पर चढ़ गया, किसी ने नेटवर्क की तलाश में पेड़ पर आशियाना बना लिया, कहीं चट मंगनी और पट ब्याह हो गया, तो कहीं बाइक पर ही दुल्हन विदा हो गई। लॉकडाउन के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। एक एम्बुलेंस, कुछ पुलिस वाले और हाथ पैर जोड़ता एक शख्स। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई मरीज है, लेकिन जनाब ये मरीज नहीं बल्कि कोरोना को चुनौती देने वाला वो जाबाज है जो लॉकडाउन के बीच सड़क पर बेधड़क घूम रहा था, वो भी बिना मास्क के। इस दिलेर की सारी दिलेरी उस वक्त काफूर हो गई जब पुलिस ने इसे एम्बुलेंस में डाला और 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजने की बात कही। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर की हैं, जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये नायाब तरीका निकाला। आगरा में तो एक युवक स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया। धमकी ये कि अगर लॉकडाउन खत्म नहीं किया तो वो पोल से कूदकर जान दे देगा। पुलिस पहुंची, दमकल विभाग की टीम भी पहुंची, खाना खिलाया और खूब समझाया। तब जाकर ये युवक और उसका गुस्सा 7वें आसमान से नीचे उतरा। पेड़ पर पड़ी चारपाई की तस्वीरें भी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, पर डेरा डालने वाले ये वो छात्र हैं जो लॉकडाउन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क है कि मिलता ही नहीं। आखिरकार परीक्षा की फिक्र ने इनकी खटिया पेड़ पर लटका दी। ये तस्वीरें बूंदी की हैं। लॉकडाउन के बीच शादियों की भी बहार है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शादी के सारे रिकॉर्ड टूटे और दूल्हा दुल्हन महज 1 घंटे में एक दूजे के हो गए। संगरूर में तो दूल्हा बाइक पर ही शादी रचाने पहुंच गया। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने पर पुलिस ने बाकायदा उसका स्वागत भी किया। हाथरस में भी बाइक पर ही हुई दुल्हन की विदाई। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।